नमस्कार मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ज्वालामुखी। तो आप इस जो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो आज हम देखते हैं ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी है क्या बेसिकली? तो ज्वालामुखी के अंदर देखें तो ज्वालामुखी गोल या कुछ गोल आकार की चपटी नली है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ठोस पदार्थ जिसमें कंकड़, पत्थर, बजरी और गैसीय पदार्थ जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें और जलवाष्प की मात्रा होती है और द्रव्य पदार्थ में निकलता है लावा। तो ज्वालामुखी हो गया ये। फिर आता है ज्वालामुखी क्रिया क्या है? तो ज्वालामुखी क्रिया के अंदर देखें तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा के निर्माण से लेकर पृथ्वी की आंतरिक परतों के अंदर मैग्मा के जमाव के द्वारा निर्मित शिलाकृतियों एवं बाह्य भूखंड पर जो विभिन्न प्रकार के लावा के जमाव से निर्मित जो शिलाकृतियां हैं और ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसको ज्वालामुखी क्रिया के नाम से जाना जाता है। तो ये ज्वालामुखी है, इसमें से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं उनको यदि हम वर्गीकरण करना चाहें तो 3 प्रकार के पदार्थों का निस्ताव होता है। तो नंबर 1 तो आता है ठोस पदार्थ। और ठोस पदार्थ के अंदर यदि हम बात करते हैं तो बड़े बड़े चट्टानी टुकड़ों से लेकर यानी राख तक विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। तो बड़े जो चट्टानी टुकड़े होते हैं, बड़े टुकड़ों तो को मुख्य रूप से कहते हैं बम। और जो अखरोट होता है, अखरोट के आकार के जो टुकड़े होते हैं उसको हम कहते हैं लेपली। लेपली। और जो त्रिकोणाकार आकृति के टुकड़े होते हैं उसको हम कहते हैं स्कोरिया। क्या कहते हैं? स्कोरिया। इसके अलावा यानी टंफ की मात्रा भी इसके अंदर होती है और जो सुपारी आकार के टुकड़े भी इसके अंदर होते हैं, प्यूमिक भी इसके अंदर निकलते हैं। इसके अलावा राख की मात्रा भी इसके अंदर ठोस पदार्थों के अंदर निकलती है। इसकी बात करते हैं गैसीय पदार्थ। तो गैसीय पदार्थ में देखें तो विभिन्न प्रकार की गैसें जैसे CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके अलावा होती है जलवाष्प की मात्रा। तो गैसीय पदार्थों में यदि हम बात करते हैं सर्वाधिक मात्रा होती है जलवाष्प की जो 60% से 90% तक होती है। यानी संपूर्ण गैस का 60 से 90% मात्रा जलवाष्प की इसके अंतर्गत होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग होते हैं। तो नीचे इधर ये डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर हम देखेंगे तो पहले तो क्या होता है, जिस नली के माध्यम से या जिस पाइप के माध्यम से या जिस छिद्र के माध्यम से जो मैग्मा, लावा और विभिन्न प्रकार के पदार्थ निकलते हैं उसको तो कहते हैं ज्वालामुखी पाइप या नली के नाम से जाना जाता है। और जो ऊपर वाला जो छिद्र होता है उस छिद्र को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी छिद्र या इसको वीवर के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहते हैं इसको? ज्वालामुखी वीवर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद यानी मैग्मा का जमाव क्रमशः जमा होने से जो मुख्य रूप से क्या है, जो भूखंड बनता है उसे कहते हैं ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यदि हम देखना चाहें तो यानी कई बार क्या होता है, ऊपर का वीवर बंद हो जाता है, साइड से लावा निकलता है तो उसकी जो पतली नली होती है उसको कहते हैं उपनली। उपनली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ छोटा शंकु, परिपोषित शंकु का भी मुख्य रूप से इसके अंदर निर्माण होता है। इसके अलावा यदि हम देखें जो ऊपर वाला जो वीवर होता है और वीवर के अंदर जल भर जाता है तो ये बनती है क्रेटर झील। क्रेटर झील का निर्माण होता है इसके अंदर। किसका? क्रेटर झील का निर्माण होता है। कई बार क्या ऊपर वाला शंकु यदि उठ जाता है या बड़ा क्रेटर बन जाता है उसको कहते हैं कोल्डेरा। कोल्डेरा। तो ये आ जाते हैं ज्वालामुखी के अंग के रूप में, इनको परिभाषित है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। अब हम आगे इसका अध्ययन करेंगे कि ज्वालामुखी के प्रकार
तो ज्वालामुखी के प्रकार से पहले हम देखें कि ज्वालामुखी आते क्यों हैं, क्या कारण है। तो नंबर एक तो क्या है, प्लेटों में जो गतियां होती है, और या पृथ्वी का जो कमजोर भूभाग होता है उसके कारण भी, या जो भूकंप आता है भूकंप के कारण भी ज्वालामुखी की क्रियाएं प्रमुख रूप से आती है, या प्लेटें आपस में टकराती हैं, उन वजह से ये ज्वालामुखी यानी की परिघटनाएं होती है। ज्वालामुखी एक आकस्मिक घटना है और जिससे काफी विस्तृत क्षेत्र प्रभावित होता है। तो ज्वालामुखी के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो ज्वालामुखी का जो वर्गीकरण है वो दो आधारों पर हम करेंगे। एक तो क्या है, उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। तो उद्गार के स्वरूप के आधार पर ज्वालामुखी को दो भागों में बांटा गया है। यदि लावा एक नली के माध्यम से निकलता है तो उसे तो कहते हैं केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, और यदि लावा निकले किसके माध्यम से, एक दरार के माध्यम से निकलता है तो उसे कहते हैं दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं समय अवधि के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। तो समय अवधि के आधार पर ज्वालामुखी को तीन भागों के अंदर बांटा गया है। नंबर एक तो वे ज्वालामुखी जो हमेशा निरंतर प्रोसेस के अंदर क्या है, उससे लावा, कंकड़, पत्थर और विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं, वो कहलाती है सक्रिय ज्वालामुखी। और सक्रिय ज्वालामुखी के अंदर देखें तो विश्व के अंदर 500 सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। और सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण देखना चाहें तो इटली का एटना है ज्वालामुखी है, या स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है, या भारत के अंदर देखें तो भारत में अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाने वाला बैरन द्वीप ज्वालामुखी, बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो प्रमुख रूप से क्या है, पाया जाता है। इसके बाद हम दूसरा करते हैं प्रसुप्त या सुषुप्त ज्वालामुखी। तो वे ज्वालामुखी होते हैं जिसमें एक बार उद्गार होने के बाद यानी काफी लंबे समय तक यानी वो शांत रहते हैं, फिर अचानक प्रफुटित हो जाते हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो वेसुवियस ज्वालामुखी, वेसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी का एक प्रमुख उदाहरण है, वो प्रमुख रूप से माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी जिसमें एक दो चार बार उद्गार होने के बाद हजारों वर्षों तक न तो उद्गार होने के कोई लक्षण दिखाई देते और न ही उद्गार होता है, तो ऐसे ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। जैसे अपना पड़ोसी देश है म्यांमार का माउंट पोपा ज्वालामुखी, ईरान का कोहे सुल्तान ज्वालामुखी, या ईरान का एक दूसरा देवबंद ज्वालामुखी, यानी ये मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। और भारत का नारकोंडम जो ज्वालामुखी है वो कहा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। वो भी एक मृत ज्वालामुखी का प्रमुख रूप से क्या है, उदाहरण है, वो माना जाता है। अब हम केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी को उपभागों के अंदर विभाजित करते हुए उनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो एक भूगोल में तो लैकारास मोदे ने यानी ज्वालामुखी को 4 भागों में बांटा है। अन्य भूगोलवेताओं ने इनको मुख्य रूप से 5 भागों के अंदर बांटा है, जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 तो आता है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई द्वीप पर जो शांत उद्गार होता है जिसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, वो हवाई तुल्य ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। दूसरा यदि हम ज्वालामुखी देखें तो दूसरा आता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी यानी भूमध्य सागर के अंदर लिपारी द्वीप के पर जो ज्वालामुखी पाया जाता है स्ट्रोम्बोली, वो एक सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें कंटिन्यू प्रोसेस के अंदर लावा है, वो क्या है, निकलता रहता है। तो इसमें सिलिका की मात्रा जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं सिलिका की मात्रा क्या है, बढ़ती जाती है। इसी प्रकार वोल्केनो ज्वालामुखी जिसमें फूल गोभी जैसी आकृति क्या है, वायुमंडल में फैलती है, जो विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती है। इसी प्रकार क्या है, वेसुवियस ज्वालामुखी भी केंद्रीय उद्गार वाला ज्वालामुखी है। और वेसुवियस को फिलिपीनियन ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि फिलिपीनी महोदय ने इस प्रकार के ज्वालामुखी का प्रक्षेपण है वो सर्वप्रथम किया था। इसके बाद हम बात करते हैं पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी है वो सर्वाधिक विनाशक ज्वालामुखी होते हैं।
तो इसके अंदर हम देखें तो जैसे जैसे हम क्रम दिया हुआ है ज्वालामुखी का, तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं, नंबर 1 तो सिलिका की मात्रा बढ़ती है, सिलिका की मात्रा है, जैसे जैसे इधर बढ़ते हैं तो सिलिका की मात्रा हवाई से ज्यादा स्ट्रांगोली, स्ट्रांगोल से ज्यादा वैल्कनो और बढ़ती जाती है। दूसरा क्या होगा, यानी जो लावा है वो क्या होगा भाई, लावा गाढ़ा होता जाता है। तीसरा यदि हम देखते हैं तो इसमें विस्फोटकता है वो धीरे धीरे आगे की तरफ है वो बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों का हमने क्या है वर्गीकरण किया। और अब आगे हम पढ़ते हैं विश्व के अंदर ज्वालामुखी का वितरण। तो ज्वालामुखी का वितरण मैंने बताया, यानी जो प्लेटें हैं टकराती है उनके किनारे या भूकंप आते हैं वहां प्रमुख रूप से ज्यादा आते हैं। हमारा जो हिमालय है हालांकि यानी वहां भूकंप की क्रियाएं तो होती है लेकिन ज्वालामुखी की क्रियाओं की दृष्टि से निष्क्रिय है। तो विश्व के अंदर ज्वालामुखी का वितरण हम प्रमुख रूप से 4 पेटियों में बांटकर, 4 मेखलाओं में बांटकर इसका अध्ययन है वो प्रमुख रूप से करेंगे। नंबर 1 आ जाता है प्री प्रशांत महासागरीय मेखला, यानी प्रशांत महासागर के चारों ओर जो फैली हुई मेखला है प्री प्रशांत महासागरीय मेखला के नाम से जाना जाता है। और विश्व में यहाँ 63% जो मुख्य रूप से क्या है यानी ज्वालामुखी की क्रियाएं इसी पेटी के अंदर प्रमुख रूप से आती है। तो विश्व में सर्वाधिक जो आते हैं ज्वालामुखी जापान, तो जापान के जो ज्वालामुखी है इसी पेटी में आते हैं। इसमें जो अमेरिकन प्लेट के जो आपस में टकराने के कारण इस पेटी में सर्वाधिक मुख्य रूप से क्या है ज्वालामुखी की क्रियाएं आती है। दूसरा आता है मध्य महाद्वीपीय मेखला। तो मध्य महाद्वीपीय मेखला दूसरी ज्वालामुखी पेटी है जहां 21% भूकंप आते हैं। इसमें भारत और अपने आसपास वाले क्षेत्र हैं वो इसी पेटी के अंदर प्रमुख रूप से भाई आते हैं। इसके बाद मध्य अटलांटिक कटक, यानी अटलांटिक महासागर के मध्यवर्ती भाग में जो एस आकृति का जो कटक फैला हुआ है तो वहां पर भी ज्वालामुखी की क्रियाएं प्रमुख रूप से क्या है आती है, वो मध्य अटलांटिक कटक मेखला के अंतर्गत आता है। चौथा अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, यानी प्लेटों के आंतरिक भागों में या यूं कहें कि महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जो ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है वह अंतरा प्लेट क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से क्या है इसके अंदर शामिल किया गया है। अब हम विस्तार से ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियों का अध्ययन करें। नमस्कार मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी क्रिया किसे कहते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, ज्वालामुखी में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, इनका विस्तार से अध्ययन हम आज करेंगे। तो इसलिए इस जो अपना चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ हो सके। तथा चैनल के अंदर आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब हम कहलाएगी क्या, जब कम मात्रा में मैग्मा का जमाव क्षैतिज रूप में होगा तो वो शिलाकृति शीट कहलाएगी। और अंत में आ जाता है डाइक। डाइक के अंदर क्या होता है, जब पृथ्वी के आंतरिक भाग इसमें मैग्मा निकलता है और मैग्मा लंबवत चट्टानों में, कैसी चट्टानों में, लंबवत चट्टानों में मैग्मा का जब जमाव होगा तो वो शिलाकृति कहलाएगी, क्या कहलाएगी भाई, वो डाइक के नाम से जानी जाती है। तो ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में निर्मित शिलाकृतियां। अब हम क्या करेंगे, ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित बाह्य शिलाकृतियों का अध्ययन है वो प्रमुख रूप से करेंगे। तो पहले तो आता है सिंडर शंकु या इसको कहते हैं राख शंकु। जब क्या होता है, पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा का जमाव, कैसी, यानी राख की मात्रा या महीन अवसाद की मात्रा ज्यादा होती है जिसमें लावा की मात्रा कम होती है, तो वो जो शंकु होता है वो सिंडर शंकु या जिसको राख शंकु के नाम से भी जाना जाता है। और ये राख शंकु है वो हवाई द्वीप के अंदर प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शिलाकृति है अम्लीय लावा शंकु या जिसको हम कहते हैं गुंबद। क्या कहते हैं, गुंबद के नाम से। जब क्या होता है, लावा के अंदर
अम्लीयता की मात्रा या सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, लावा गाढ़ा होता है, लसलसा होता है, जैसे भूपटल पर आएगा फैलकर शीघ्र जमा हो जाता है। तो इस प्रकार एक गुंबद नुमा जो स्थलाकृति बनती है उसको मुख्य रूप से क्या कहते हैं, अम्लीय लावा शंकु या गुंबद शंकु के नाम से जाना जाता है। और ये जो गुंबद शंकु होता है इसके अंदर क्या है, सामोली जो ज्वालामुखी पर्वत है वो क्या है, यानी अम्लीय लावा शंकु का एक प्रमुख है वो उदाहरण माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे पैठिक शंकु। पैठिक शंकु या इसको कहते हैं शील्ड शंकु। क्या कहते हैं इसको, शील्ड। शील्ड का मतलब क्या होता है, ट्रॉफी, है ना। प्राचीन जो ट्रॉफियां होती तो उसी शेप के अंदर मैग्मा का क्या होता है, जमाव होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, जस्ट उल्टा होगा अम्लीय से, इसमें लावा सिलिका की मात्रा कम होगी, कम लसलसा होगा, जैसे शीघ्र आकर वो क्या है धरातल पर वो फैल जाता है। तो ऐसे शंकु को पैठिक लावा शंकु के नाम से ही जाना जाता है। जो यूएसए राज्य है उसमें मुख्य रूप से कोलंबिया के पठार के अंदर ऐसे शंकु के उदाहरण है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है मिश्रित शंकु, यानी ऐसे शंकु जो मुख्य रूप से क्या लावा, कंकड़, पत्थर, बजरी, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं वो निकलते हैं। और उसके बाद क्या होता है, जब लावा ऊपर वाला भाग क्रेटर मुख बंद हो जाता है तो साइड से भी लावा निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो शंकु के ऊपर छोटे शंकु भी मुख्य रूप से क्या है निर्माण हो जाता है। तो इस मिश्रित शंकु को शंकु के भी नाम से भी जाना जाता है। जापान का जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत है वो इसी का उदाहरण है। इसी प्रकार यूएसए के कोलंबिया का पठार के अंदर भी यानी ऐसे शंकु के कई उदाहरण है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद है घोंसलादार शंकु। घोंसलादार शंकु क्या होता है, जब एक शंकु बन गया और उसका ऊपरी भाग है क्या हो गया, यानी हट जाता है, और उसके हट जाने के बाद शंकु के अंदर दोबारा फिर ज्वालामुखी प्रस्फुटित होता है, उसके अंदर एक छोटा शंकु बन जाता है जिसको शंकुश शंकु या घोंसलादार शंकु के नाम से भी जाना जाता है। तो वेसुवियस ज्वालामुखी का जो शंकु है जो इटली के अंदर स्थित है वो क्या है, घोंसलादार शंकु का एक प्रमुख उदाहरण है, वो प्रमुख रूप से माना जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ज्वालामुखी डाट। ज्वालामुखी डाट क्या होता है, जब कोई शंकु बन जाता है बीच वाली जो नली होती है वो पक जाती है और उसमें लावा का जमा हो जाता है और आसपास मिश्रित प्रकार का यानी मलबा होता है वो अपक्षय और अपर्दन करने के कारण हट जाता है। लेकिन जो नली के अंदर जो मलबा वो ठोस होती है तो वो ऊपर स्पष्ट दिखाई देती है, तो उसको ज्वालामुखी डाट के नाम से जाना जाता है। तो ज्वालामुखी डाट है वो यूएसए के अंदर मुख्य रूप से क्या है, इसके उदाहरण है वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ला करके हम देखेंगे क्या, क्रेटर। क्रेटर क्या होती है भाई, जब ज्वालामुखी शंकु होता है और शंकु के ऊपर वाला जो व्यूअर होता है वो थोड़ा या तो निमंजित हो जाए या थोड़ा बड़ा हो जाए, उसमें फिर वर्षा का जल इकट्ठा क्रेटर या क्रेटर झील के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद इससे मिलती जुलती नेक्स्ट ला करती है कोल्डेरा। जब क्या होता है, क्रेटर काफी विस्तृत हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, कोल्डेरा के नाम से जानी जाती है। जापान का जो आंसू कोल्डेरा है वो क्या है, 27 किलोमीटर की चौड़ाई में और 120 किलोमीटर की परिधि के अंदर मुख्य रूप से 112 किलोमीटर की परिधि के अंदर प्रमुख रूप से फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्वालामुखी पर्वत। तो जब लावा का जमा हो जाता है, एक विशाल शंकु का निर्माण हो जाता है, उसको ज्वालामुखी शंकु के नाम से जाना जाता है। तो ये विभिन्न उदाहरण है, जैसे जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत का एक प्रमुख उदाहरण है वो माना जाता है। तो आज हमने क्या है, ज्वालामुखी क्या है, किसे कहते हैं, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं और ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं और ज्वालामुखी के द्वारा निर्मित शिलाकृतियों का विस्तार से अध्ययन किया। और अब इसी के साथ अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।